जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब इस एक्ट के कुछ अन्य प्रावधानों की बात कर लें तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर होते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी एक्ट के माध्यम से बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड जो होता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उन्हें निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और दोस्तों इसी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। प्रथम गवर्नर की बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। और दोस्तों यहीं पर अगर बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की तो वो आर.एन. हेस्टिंग थे। और प्रथम गवर्नर जनरल भारत की अगर बात करें दोस्तों, देखा हमने सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर उसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो इस पद पर बैठने वाले सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट दोस्तों फिर जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था या भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम चेंज कर वायसराय कर दिया गया, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव वो 1757 में प्लासी के युद्ध के टाइम बने थे, 1757। और उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बने थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो 1833 के एक्ट के माध्यम से बने थे। और ये जो वायसराय का पद बनाया गया था ये 1858 में 1858 के एक्ट भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ये बने थे। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के माध्यम से अलग अलग किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उन्हें पहले की तरह कंपनी के निदेशकों के हाथों में रहने दिया गया, और जो राजनैतिक कार्य थे जैसे कि सैनिक का सैनिक और राजस्व संबंधी उनके नियंत्रण के लिए एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। उसी के माध्यम से इस पर नियंत्रण किया जाता था। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि को खर्च करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों इसी एक्ट के कुछ अन्य प्रावधानों को जान लेते हैं। दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। परंतु दोस्तों चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, कंपनी का एकाधिकार था, उसे बरकरार रखा गया, उसे समाप्त नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। और यहीं पर अगर बात कर लें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो वो 26 थी। और बात करें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो वो 33 थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जो आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनती है। और दोस्तों इसे 22 जनवरी को स्वीकार किया जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट के माध्यम से एक नए पद का गठन किया गया था जिसे भारत सचिव, राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से जो 1784 में नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल दो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल होते थे वो वायसराय अब कहे लाए जाने लगे। गवर्नर जनरल से क्या बन गया पद? वायसराय। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसी एक्ट के माध्यम से जो पहले वायसराय बनने वाले थे वो कैनिंग थे, कैनिंग। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1892। 1892 के एक्ट के माध्यम से बहस करने की शक्ति दी गई थी। किस पर बहस? तो इसका आंसर हो जाएगा बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के एक्ट के माध्यम से दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। दोस्तों याद रखना, अगर केंद्र में पूछे तो उसका आंसर होगा 1935, बट यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किया गया था। और दोस्तों इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। दोस्तों ये पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसे याद रखना कि किस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1919। दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है कि पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया था? तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ही दिया गया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। भारत का जो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय होते थे उस समय, उनके भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से और क्या हुआ था? तो इसी एक्ट के माध्यम से केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया था। और दोस्तों उस समय संघ सूची में 1835 एक्ट में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई थी। और उसमें जो संघ सूची थी उसमें कुल 59 विषय थे, यानी कि 59 विषय थे। किसमें? संघ सूची में, संघ सूची में। और जो राज्य सूची थी उसमें दोस्तों 54 विषय थे, 54 प्रांत सूची में। और दोस्तों जो समवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय थे। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 59 और प्रांत सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। नेक्स्ट बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी वजह से 2015 से मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और तब से ये हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से 26 नवंबर 1949 से लागू होने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों उस समय नागरिकता से संबंधित कानून जरूरी थे, इस वजह से इस नागरिकता संबंधी उपबंध को भी लागू कर दिया गया था और निर्वाचन यानी कि चुनाव भी जरूरी थे, तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान भी लागू कर दिए गए थे और अंतरिम संसद से संबंधित कुछ उपबंध भी लागू किए गए थे। और बाकी जो बचे हुए प्रावधान थे, बाकी बचे हुए पार्ट्स 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए थे, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट जो थे, इन्होंने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों इसमें हमें ये बताना है कि कौन से उपबंध किस देश से लिए गए थे। तो दोस्तों हम लोग जानते ही आपात उपबंध जो थे वो जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। जो संसदीय शासन प्रणाली थे वो ब्रिटेन के संविधान यानी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए थे। जो मूल अधिकार थे वो अमेरिकी संविधान से, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, परंतु ये लागू नहीं हो पाता है, इसको ये असफल हो जाता है। ये असफल इसलिए होता है क्योंकि ये विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं करता है और इसके जो प्रावधान थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लागू होने थे और इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। उसने इसलिए अस्वीकार किया था क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, बट इसमें पाकिस्तान अलग बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। फिर उसके बाद इसकी विफलता के बाद कैबिनेट मिशन आता है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे, जिसमें N गोपाल स्वामी अयंगर और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ये कुल 7 लोग संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2, 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जो ये आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 है। दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 36 से 51 भाग 4 है और इसमें दोस्तों DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के व्याख्या की गई है। और जो 1 से 4 अनुच्छेद हैं वो भाग 1 है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की एक सूची को दूसरे से मिलाना है। तो दोस्तों सूची A को सूची B से मिलाना है। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया और स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण 29 और 30 में दिया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 31 में जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अनुच्छेद 21A में रखा गया है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब दोस्तों इनकी डिटेल में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है तो हम इसके ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे, उसमें हम इन 5 रिटों को डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, और ये आर्टिकल 51 में बताया गया है। आर्टिकल 51 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 1976 में जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब बात करें अनुच्छेदों की, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, और दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। दोस्तों ये आर्टिकल याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या है। तो ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों फिर उसके बाद 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराएं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कराएं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। तो दोस्तों भारत की जो संघ की कार्यपालिका है उसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के मध्य किया गया है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, ये सभी लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम देख लेते हैं किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 61 है इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, और उसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। और जो 108 है इसमें दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 72 है जो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान करता है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 जो है ये महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। जब
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, और जब लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वो अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों ये 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, क्योंकि ये जो मतदान की पहले उम्र थी वो 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और जो किया गया था ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल 326 में कुछ अमेंडमेंट करके उसको कुछ संशोधन करके ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 552। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, परंतु वास्तविक संख्या जो वर्तमान में है वो 545 है। 545 है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। द से 10वीं अनुसूची और द से दल बदल। और दोस्तों इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो दल बदल लोग कर रहे थे इसको रोकने के लिए इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष क्यों? क्योंकि दोस्तों संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर संसद पूछा है तो संसद में या तो लोकसभा में जाएंगे या तो राज्यसभा में। तो राज्यसभा की 30 वर्ष है तो उसे हम न्यूनतम आयु नहीं कहेंगे, और लोकसभा की 25 वर्ष है तो इसे हम बताएंगे इसका आंसर 25 वर्ष हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है, इस वजह से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसका स्थान लेने के लिए की गई थी। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं पहले योजना आयोग होता था, उसके स्थान पर अब नीति आयोग का प्रावधान कर दिया गया है और इसे 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है प्रधानमंत्री का सलाहकार, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सॉलिसिटर का जनरल एक संवैधानिक पद नहीं है और यह एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यायिक सलाहकार होता है जो अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी को सलाह या उनके कार्यों में सहायता के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के समान ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नियुक्त किए गए दोनों लोग भाग लेते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और दोस्तों राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करें हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। ऑप्शन है लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। उसी की अनुशंसा पर, उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए वापस करना, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो दोस्तों ये सभी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं।
साधारण बिल जो होते हैं उनको पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। परंतु दोस्तों जो धन विधेयक होता है इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर ही उनकी पहले अनुमति ले ली जाती है, उसके बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इस पर वो साइन करने के लिए बाध्य होते हैं और इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेबी वीटो का अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक बार। जेबी वीटो का प्रयोग अभी तक सिर्फ एक बार किया गया था और इसका प्रयोग 1986 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। और दोस्तों इसका प्रयोग इन्होंने एक संशोधन विधेयक आया था संसद में जिसे डाकघर संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं, इस पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ये अभी तक राष्ट्रपति की जेब में पड़ा हुआ है। दोस्तों जेबी वीटो का मतलब ही यही होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, इसे ही जेबी वीटो कहते हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का पद जो होता है वो एक संवैधानिक पद नहीं है। इस पद का गठन अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की सहायता के लिए किया गया है। अब बात करें दोस्तों महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में। और ये जो महाधिवक्ता है दोस्तों ये राज्य के महाधिवक्ता का पद है जो अनुच्छेद 165 में किया गया है। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है। और दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। और इस जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य जिस राज्य के होते हैं उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और महान्यायवादी का जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों ये आर्टिकल 217 में बताया गया है कि ये परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और ये परामर्श किससे करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद के पास ये शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। दोस्तों मूल संविधान में ये एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में ये 34 कुल न्यायाधीश हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। और दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। 2 सत्रों के मध्य जो गैप होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों वर्ष में सिर्फ न्यूनतम अधिकतम कितनी भी बार बुला सकते हैं लेकिन कम से कम 2 बार सत्र को बुलाना अनिवार्य है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का क्या मतलब है। शून्यकाल का मतलब दोस्तों प्रश्न उत्तर काल से, प्रश्न उत्तर काल से है। दोस्तों जब लोकसभा में प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे के मध्य की अवधि में जो शून्य होता है समय उसे शून्यकाल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय 1 घंटे का होता है उससे ही शून्यकाल कहा जाता है। इसमें सदस्य बिना अनुमति के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है। दोस्तों क्या कौन सी स्थायी समिति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी स्थायी समितियां हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन रोका जा सकता है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद राज्यसभा निर्णय दे या ना दे उसे पारित मान लिया जाएगा, और यदि राज्यसभा उसमें संशोधन का भी कोई प्रावधान करती है तो उसके बाद उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसे मानकर संशोधन कर सकती है अथवा उसे उसी रूप में पारित कर सकती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन के पीठासीन अधिकारी सदन को कितने समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा के प्रति, उसी प्रकार से विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो होती है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों बात करें किस राज्य से बनी थी, तो ये यूपी से, उत्तर प्रदेश से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुलिस। जो पुलिस होता है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, बाकी अन्य सभी संघ सूची के विषय हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन संघ सूची, कौन राज्य सूची और कौन समवर्ती सूची के विषय हैं। तो दोस्तों इसको हम एक लिस्ट के माध्यम से समझते हैं। ये दोस्तों रहे लिस्ट जिसमें संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध, शांति इत्यादि, रेलवे, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। और राज्य सूची के पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि, कारागार, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, ETC, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में दोस्तों दोनों लोग, संघ भी और राज्य भी दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो इसमें दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह, विवाह विच्छेद, कारखाने, ETC, आप जैसा कि लिस्ट में देख पा रहे हैं ये सभी मामले समवर्ती सूची में आते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों वर्तमान संविधान में भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन अगर मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। और दोस्तों ये जो नेपाली और कोंकणी है, नेपाली और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों ये संथाली जो है, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी को 92 यानी कि 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा भी देख लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों कौन कौन सी, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को संविधान में जोड़ा गया था। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में किया गया है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन होता है राज्य आपात, वो 356 में उसका उल्लेख किया गया है। और जो वित्तीय आपात है वो अनुच्छेद 360 में बताया गया है, जिसका प्रयोग अभी तक एक भी बार नहीं प्रयोग किया गया है। अब बता दें दोस्तों आपको कि
मूल संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह है, इस शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान निरस्त नहीं किए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी अनुसूची से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चारों राज्य छठी अनुसूची से संबंधित हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छठी अनुसूची से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं। तो ये असम, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम, ये चार हैं। तो इसकी ट्रिक भी हम लोग याद रखते हैं, एम टी एम, इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये सभी राज्य छठी अनुसूची से संबंधित हैं। इस वीडियो में हमने पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनका एनालिसिस भी किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।